Hello everyone, this is the second lecture on chemical thermodynamics, and in this lecture we will discuss the first law of thermodynamics. So, what does the first law of thermodynamics say? Basically, there are various statements for the first law of thermodynamics, but all have same interpretation, all have same meaning. तो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, बट उनका जो इंटरप्रिटेशन है, उनका जो मीनिंग है, सारे स्टेटमेंट्स का मीनिंग जो होता है वो सेम होता है. सो लेट्स सी व्हाट आर द वेरियस स्टेटमेंट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं. एंड व्हाट डज इट से? इट सेज दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एनर्जी को आप ना क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो. एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. तो एनर्जी कन्वर्टिबल है, मतलब आप उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो कन्वर्ट कर सकते हो, बट एनर्जी को आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो. जितनी एनर्जी है उतनी रहेगी. वो एक फॉर्म से काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में, पोटेंशियल को काइनेटिक में, या उसको हीट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जो एनर्जी है वो हमेशा जितनी है वो सेम रहेगी. नाउ अब इसी स्टेटमेंट को आप अलग अलग तरीके से कह सकते हो, क्योंकि ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. तो बस आपको स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया कि जो एनर्जी है वो जितनी है उतनी रहेगी. उसको ना आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो. नाउ इट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज the overall energy, or you can say the total energy of an isolated system always remains constant. जो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है. अब अगर इसका इंटरप्रिटेशन देखें तो इसका भी मीनिंग सेम है. एक आइसोलेटेड सिस्टम, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप एनर्जी और मैटर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो. मतलब ना आप आइसोलेटेड सिस्टम से सराउंडिंग्स में एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हो, और ना ही सराउंडिंग से आइसोलेटेड सिस्टम में आप एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हो. इसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम को सराउंडिंग से कोई लेना देना ही नहीं है. तो आइसोलेटेड सिस्टम अपने आप में क्या है, कंप्लीट है. तो उसकी जो एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. क्यों? क्योंकि एनर्जी को आप ना क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो. तो इसकी वजह से जो टोटल एनर्जी होगी आइसोलेटेड सिस्टम की, वो ना कभी इंक्रीज होगी और ना कभी डिक्रीज होगी. नाउ दिस स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. अब अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं तो यूनिवर्स भी एक टाइप का क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम ही है. क्यों? क्योंकि यूनिवर्स के अलावा बाहर कुछ है ही नहीं. तो यूनिवर्स किसी के साथ एनर्जी एक्सचेंज ही नहीं कर सकता है, नहीं मैटर एक्सचेंज कर सकता है. किसके साथ वो एक्सचेंज करेगा? क्योंकि यूनिवर्स अपने आप में कंप्लीट है. यूनिवर्स के अलावा कुछ और है ही नहीं जिसके साथ वो एनर्जी या मैटर एक्सचेंज कर सके. तो यूनिवर्स अपने आप में क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है. और अगेन मैंने क्या कहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी को आप नहीं क्रिएट कर सकते हो और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हो. तो इसका मतलब पूरे यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. हाउएवर आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. हीट को आप वर्क में, या उसको आप इंटरनल एनर्जी में किसी सिस्टम की, उसमें कन्वर्ट कर सकते हो. बट जो टोटल एनर्जी रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी. तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं. इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, और यू कैन से द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द sum of work done on the system and heat supplied to the system. Again एक सिस्टम की हम बात कर लेते हैं. तो यहां पे भी देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही यूज कर रहे हैं. हम एक सिस्टम की बात करते हैं. मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है, ये हमारा एक सिस्टम है. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, आप एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकते और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हो. आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जरूर कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप एनर्जी को क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो. तो अब मैंने क्या कहा आपको अभी कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और यू कैन से द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. तो मान लेते हैं इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, डेल्टा यू. डेल्टा यू क्या है, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज है, ये सिस्टम की. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम. नाउ
अब मान लेते हैं इस सिस्टम को मैंने हीट सप्लाई की, कितनी, कहां से, सराउंडिंग से। हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, वो क्या है, Q। ये क्या है, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। और W मान लेते हैं क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम किसके इक्वल होना चाहिए, डेल्टा यू शुड बी इक्वल टू Q प्लस W। अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने जो हीट सप्लाई की सिस्टम को और आपने जो वर्क किया सिस्टम पे, वो किस में कन्वर्ट होगा, पूरा का पूरा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस यही लॉ है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी सिस्टम की, वो होगी जितना आपने सिस्टम को हीट सप्लाई किया और जितना आपने सिस्टम पे वर्क किया। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W एंड दिस इज द मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल है कि जितनी आप हीट सप्लाई करोगे सिस्टम को, उसका क्या करेगा, उसको यूज करेगा अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। जितना आप वर्क करोगे सिस्टम पे, उसको क्या करेगा, यूज करेगा किस चीज के लिए, अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। तो इन दोनों का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये किस तरीके से वर्क करता है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप डिफरेंट तरीके से कैसे कह सकते हो। तो सबका मीनिंग सेम है, यहां पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, क्योंकि आप हीट सप्लाई करोगे और वर्क करोगे और वो पूरी की पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, इंटरनल एनर्जी में। तो ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं यहां पे इस टर्म की, दैट इज W, वर्क डन। तो वर्क डन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, हम इस लेक्चर में वर्क को डिस्कस करने वाले हैं कि वर्क को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो वर्क जो होता है वो वेरियस प्रोसेसेस के लिए, अलग अलग टाइप्स के प्रोसेसेस के लिए, पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पढ़े थे। तो इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम वर्क को डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले वर्क हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं एक सिस्टम लेते हैं। एक सिस्टम क्या है हमारे पास, इस सिस्टम में हमारे पास है एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली। पिस्टन सिलेंडर असेंबली जो होती है, जनरली आपने इंजन्स देखे होंगे, जो कोई भी कार या बाइक के इंजन्स जो होते हैं, तो भी व्हीकल्स होते हैं, उनके जो इंजन्स होते हैं उनमें होता है एक सिलेंडर। तो जैसे बोलते हैं इतना सीसी का इंजन है, तो सीसी मीन्स सेंटीमीटर क्यूब, 500 सेंटीमीटर क्यूब, और यू कैन से 1500 सेंटीमीटर क्यूब, 1500 सीसी। तो इंजन का जो सिलेंडर होता है उसका जो मेजरमेंट होता है दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में मूव करता है एक पिस्टन। ये एक पिस्टन है, इस पिस्टन के मूवमेंट से ही क्या होता है, वर्क होता है। तो इस पिस्टन को, ये जो पिस्टन है हमारे पास, जब ये पिस्टन मूव करेगा इस सिलेंडर में, आपको पता है वर्क क्या होता है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर वर्क सिस्टम करता है तो वो वर्क हम निगेटिव लेते हैं, क्योंकि सिस्टम वर्क करेगा तो उससे उसकी एनर्जी कम होगी। और मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि सिस्टम की अगर एनर्जी कम होती है तो वो सिस्टम के लिए क्या किया जाएगा, क्या लिया जाएगा, निगेटिव कंसीडर किया जाएगा। और अगर सिस्टम पर वर्क होता है तो वो पॉजिटिव होता है। तो अब आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि कैसे हम पता करेंगे कि क्या सिस्टम के लिए पॉजिटिव है, मतलब मुझे पता कैसे चलेगा सिस्टम ने वर्क किया या सिस्टम पे वर्क किया है। तो आपको पता है वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप पहले से जानते हो इस चीज को कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वो होता है वर्क डन। अब फोर्स कौन लगा रहा है, सिस्टम अगर फोर्स लगा रहा है तो इसका मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है। और अगर सराउंडिंग से फोर्स लगा रहा है या हम फोर्स लगा रहे हैं सिस्टम पर, तो इसका मतलब वर्क कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। तो अगर सिस्टम पर फोर्स लग रहा है तो सिस्टम पर वर्क हो रहा है, और अगर सिस्टम खुद फोर्स लगा रहा है तो इसका मतलब सिस्टम खुद वर्क कर रहा है। तो सिस्टम खुद फोर्स लगाएगा तो उससे सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि सिस्टम को वर्क करना पड़ रहा है वहां पे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्या है हमारे पास कि जो ये पिस्टन सिलेंडर असेंबली है, ये हमारा सिलेंडर हो गया और ये हो गया एक पिस्टन। अब इस जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, मान लेते हैं V इक्वल टू क्या है, V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। A क्या है, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का एरिया हो गया ये जो
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सिस्टम का वो क्या है, ए हो गया इस सिलेंडर का। एंड मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है वो है एल, ये लेंथ क्या है एल। अब हमने क्या किया, हमने इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया, या आप कह सकते हो हमने इस पर कोई प्रेशर लगाया। कितना प्रेशर लगाया, बाहर से सराउंडिंग से इस पे प्रेशर कितना लगा, पी। कितना प्रेशर लगा, दैट इज पी। एक्सटर्नल प्रेशर जो लगा दैट इज पी। तो एक्सटर्नल प्रेशर हमने पी अप्लाई किया इस पे, तो हम इस पे पी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका मूवमेंट किस तरफ होगा, डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ। तो जो नई पोजीशन होगी इसकी, मान लेते हैं कुछ टाइम के बाद इसकी पोजीशन क्या हो गई, ये हो गई। तो इसका मूवमेंट यहां से लेके यहां तक मूव किया हो, तो इसका मतलब ये क्या है, दैट इज इक्वल टू डीएल। ये कितना डिस्टेंस मूव करेगा, डीएल। तो जो v होगा, वॉल्यूम, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू एल होगा, राइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू जो हाइट है सिलेंडर की दैट इज एल, तो a इंटू एल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। अब जो वर्क होगा, वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो दैट इज इक्वल टू फोर्स। अब देखिए फोर्स कितना है हमारे पास, अभी फोर्स तो हमको पता नहीं है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास P है जो प्रेशर है, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, आपको पता है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया F बाई ए। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू P इंटू ए। तो F की वैल्यू मुझे यहां पे मिल गई, दैट इज P इंटू ए। एंड डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे, DL। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, P इंटू ए, दैट इज ये क्या हो गया हमारे पास, फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इंटू DL। तो दैट इज P इंटू ए इंटू DL। ये क्या हो गया हमारे पास, वर्क हो गया। तो यहां से हमको वर्क मिल गया ना, वर्क W इज इक्वल टू P इंटू ए इंटू DL। ना इस DL को मैं क्या लूंगा, इस DL को मैं लूंगा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि जो लेंथ जो है ये क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, जो हाइट है वो सिलेंडर की डिक्रीज हो रही है, तो चेंज क्या है, नेगेटिव है, DL डिक्रीज आ जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस P इंटू ए इंटू DL। नाउ A इंटू DL, A इंटू L क्या था, वॉल्यूम, तो A इंटू DL क्या हो जाएगा, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस P इंटू DV, वेयर DV इक्वल टू क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। और ये आप यूज करोगे वर्क के लिए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क। इतना क्या है, ये वर्क का फॉर्मूला है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वर्क का फॉर्मूला हम कैसे पता कर सकते हैं। तो अब आप इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पुट कीजिए, तो दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस, और यू कैन से यहां पे माइनस है तो Q माइनस क्या हो जाएगा, P डेल्टा V। तो ये हो गया आपका वर्क डन। तो माइनस P डेल्टा V, माइनस P डेल्टा V इज द वर्क डन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि वर्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और जनरली हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, वॉल्यूम की वैल्यू पुट करके कहीं से V1 से लेके मान लेते हैं V2 तक। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि W इज इक्वल टू इंटीग्रल कहां से लेके कहां तक, V1 टू V2 P dV। तो ये हो गया आपके पास द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। तो दिस इज द वर्क डन। अब वर्क जो होता है इन वेरियस प्रोसेसेस ये डिफरेंट होता है, अलग अलग प्रोसेसेस के लिए जो वर्क होगा वो डिफरेंट होगा। तो वर्क इक्वल टू क्या हो गया, माइनस पी डीवी, माइनस भी है यहाँ पे, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, दैट इज माइनस पी डीवी। तो वर्क जो है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वर्क डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हम जरा चेक कर लेते हैं कि डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, जो अलग अलग प्रोसेसेस है हमारे पास, उनके लिए वर्क डिफरेंट कैसे होता है और उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हम बात करते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क कैसे होता है, तो द फर्स्ट इज वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। हम आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क कैसे करते हैं या वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी अगेन फॉर्मूला फॉर वर्क डन। तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एंड बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, आप आइडियल गैस इक्वेशन को यूज कर सकते हो, दैट इज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और आपको पता है पीवी
इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। n तो सेम रहेगा, r सेम रहेगा और t टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो PV इक्वल टू क्या है, PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो यू कैन से P1V1 इज इक्वल टू P2V2, राइट। P1V1 इक्वल टू P2V2। नाउ फ्रॉम हेयर PV इक्वल टू nRT, तो आप कह सकते हो P इज इक्वल टू nRT बाई V। P की जो वैल्यू है वो हो जाएगी nRT बाई V। तो यहाँ पे देखिए P कांस्टेंट नहीं है, तो इसीलिए P की वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ V। तो वर्क डन W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू इंटीग्रल कहाँ से, माइनस इंटीग्रल V1 से लेके V2 तक nRT बाय V। किसकी वैल्यू पुट की मैंने, P की, P इंटू DV, सो इंटू DV। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस nRT इज कांस्टेंट, इंटीग्रल ऑफ DV बाय V। कहां से कहां तक कर रहे हैं हम, V1 टू V2। नाउ अब आपको पता है कि अगर हम इंटीग्रेट करते हैं इंटीग्रल dx बाई x, दैट इज log नेचुरल x, तो ln x हो जाएगा। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, दैट इज, याद रखिए कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x वो होता है ln x, या आप log नेचुरल x, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो log x बेस e। तो log नेचुरल x या ln x भी लिखते हैं हम इसको, या इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं इसको नेचुरल log से रिप्रेजेंट करता हूं ln x। तो बेस क्या है इसका, e है प्लस c। तो यहाँ पे तो खैर कांस्टेंट आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं V1 से लेके V2 तक, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आएगा। तो माइनस ये क्या हो जाएगा nRT, ये क्या हो जाएगा, हम log नेचुरल, या मैं सीधा इसको ln लिख लेता हूं, ln V। कहां से लेके कहां तक, V1 टू V2। तो एक बार पहले हम V2 लिखेंगे, फिर माइनस उसको V1 कर देंगे। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT, ये हो जाएगा ln V2 माइनस ln V1। तो आपको पता है log A माइनस log B इक्वल टू क्या होता है, log A बाई B। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT ln V2 बाई V1। तो nRT ln V2 बाई V1। अब देखिए ln में मैंने क्या बोला, बेस क्या होता है e की वैल्यू लगभग होती है 2.7 के आसपास। तो यहाँ पे बेस क्या है e, और जो हमारे पास लॉग टेबल होती है वहां पे हमारे पास बेस होता है 10। तो अगर आप बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करते हो, ध्यान रखिए इसको हम बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो लॉग टेबल होती है उस टेबल में बेस e नहीं होता है, बेस 10 होता है। तो इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना जरूरी है, और जब बेस e को हम बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर ऑफ 2.303। जो ये बेस 10 है, बेस 10 में अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 2.303। तो आप उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, W इक्वल टू 2.303 nRT log। अब क्या बन जाएगा, log V2 बाई V1। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, और यहाँ पे हम माइनस साइन पुट करेंगे, माइनस। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ यहाँ पे आपको पता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, V2 बाई V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 बाई P2। यहां से आप देख लीजिए V2 बाई V1, V2 बाई V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 बाई V1 की वैल्यू क्या रख सकते हो आप, V1 को इधर लेके आइए, P2 को उधर लेके जाइए, तो V2 बाई V1 इक्वल टू P1 बाई P2। सो यू कैन ऑल्सो से कि W जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log क्या हो जाएगा, P1 बाई P2। तो बोथ आर सेम, दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं। तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो इन आइसोथर्मल प्रोसेस। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में आप इस तरीके से वर्क कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि अगर प्रोसेस आइसोथर्मल होगा तो आप वर्क कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। द नेक्स्ट इज आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में देख लेते हैं कि हम वर्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखिए, अगर हम आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अगेन फॉर्मूला हम सेम अप्लाई करेंगे, वर्क डन। मान लेते हैं V1 क्या है, उसका इनिशियल वॉल्यूम है और V2 फाइनल वॉल्यूम है। ये मैं बार बार नहीं मेंशन कर रहा हूं, तो V1 से लेके V2 तक कर रहे हैं, इसका मतलब V1 इनिशियल वॉल्यूम है, V2 फाइनल वॉल्यूम है। तो मैं सीधा वैल्यू पुट करता हूं, वर्क डन W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल P dV, कहां से कहां तक,
V1 to V2 और यू कैन से वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस, देखिए P क्या है यहाँ पे, व्हाट इज आइसोबारिक प्रोसेस, द आइसोबारिक प्रोसेस इज वन इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर को आप बाहर लिख सकते हो, प्रेशर का आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट जो टर्म्स हैं उनको आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल V1 to V2 dV का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा V, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस P इंटू ये क्या हो जाएगा V, कहां से लेके कहां तक, V1 से लेके V2 तक। और जब V1 से लेके V2 तक तो एक बार क्या करेंगे V2 रखेंगे और माइनस कर देंगे जब V1 रखेंगे, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस P इंटू V2 माइनस V1। सो दिस इज द वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। तो आपको डिफरेंस पता चल रहा है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो वर्क डन ये होगा और अगर आइसोबारिक प्रोसेस होगा तो वर्क डन ये होगा। अच्छा, एक और प्रोसेस हम देख लेते हैं, द थर्ड प्रोसेस इज वर्क डन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो ध्यान रखिए, आइसोबारिक कांस्टेंट, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट। सो व्हाट इज द वर्क डन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सो अगेन W इक्वल टू क्या है माइनस इंटीग्रल P dV V1 to V2। नाउ आप यहां पे फॉर्मूला देख रहे हो माइनस P dV, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dV क्या है, dV मैंने अभी आपको बताया था, dV इज चेंज इन वॉल्यूम। कौन सा प्रोसेस है, ये है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, जीरो। dV द वैल्यू ऑफ dV इक्वल टू जीरो, dV की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो क्या वॉल्यूम चेंज होगा, नहीं। तो व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज जीरो। तो अगर वॉल्यूम में चेंज जो है वो जीरो आ रहा है तो व्हाट शुड बी, dV की तो वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन, वर्क डन कितना होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। मतलब वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क होता है वो जीरो होता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज जीरो, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस इज माइनस P इंटू V2 माइनस V1, और यू कैन से द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1। तो ये तीनों जो वर्क के फॉर्मूले हैं ये अलग अलग प्रोसेसेस के लिए डिफरेंट है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे आपके पास, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अब आपको पता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P dV, तो दैट इज यू कैन से डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो W की वैल्यू पुट करते जाइए और आपको डिफरेंट प्रोसेसेस में जो डेल्टा U, Q और वर्क के बीच में रिलेशनशिप मिलती जाएगी। डेल्टा U इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो Q है हीट, और जो हमारे पास वर्क डन है, इन तीनों के बीच में आपको रिलेशनशिप मिलती जाएगी। तो जरा कुछ प्रोसेसेस में देख लेते हैं कि अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1 और P1 बाई P2 कोई भी यूज कर सकते हैं आप। अगर हम आइसोबारिक प्रोसेस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q माइनस P इंटू V2 माइनस V1। और अगर हम वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, देखिए यहां पे देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क क्या होता है, जीरो होता है। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इन आइसोकोरिक प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, इन आइसोकोरिक प्रोसेस आपको पता है डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो W तो जीरो हो गया, तो डेल्टा U इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q। मतलब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जितनी भी आप हीट सप्लाई करोगे सिस्टम को वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ध्यान रखिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द हीट सप्लाई टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आप किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो, कब,
कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो यही चीज मैंने आपको बताई थी कि प्रोसेसेस अलग अलग होते हैं, तो हीट सप्लाइड का जो इफेक्ट होता है, हीट का जो इफेक्ट होता है वो भी अलग अलग होता है। और इसीलिए हीट क्या एक पाथ फंक्शन है, वो पॉइंट फंक्शन नहीं है। तो अगर आप किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप किसी भी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हो तो वो पूरी हीट किस में कन्वर्ट होती है, वो होती है इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट। तो आप ये कह सकते हो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, याद देखिए ये डेल्टा यू है, यू नहीं है, ये डेल्टा यू है। डेल्टा यू मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आप कह सकते हो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान रखिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऐड करना जरूरी है, क्योंकि अगर एट कांस्टेंट प्रेशर आपने बोला तो कांस्टेंट प्रेशर पे तो नहीं हो पाएगा ना। कांस्टेंट प्रेशर पे तो फॉर्मूला कुछ और बन जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस इतना एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डेल्टा यू की वैल्यू होगी वो क्यू माइनस समथिंग होगी। किस केस में, कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट टेम्परेचर पे। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखिए कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि इस स्टेटमेंट का हम बहुत यूज करने वाले हैं अगले कुछ टॉपिक्स में। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ देयर इज वन मोर टर्म दैट इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास है, इस टर्म को हम कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है फ्री एक्सपेंशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री एक्सपेंशन? When a gas expands suddenly in vacuum, that phenomenon is known as free expansion. कभी भी किसी भी गैस को अगर आप वैक्यूम में एक्सपैंड करते हो, क्विकली सडनली एक्सपैंड करते हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। तो देखिए यहां पे क्या है, मान लेते हैं वैक्यूम हमारे पास है, तो वैक्यूम में कोई भी गैस कैसे एक्सपैंड होगी। देखिए यहां पे हमारे पास कोई गैस है, अब ये गैस जो है वो वैक्यूम में एक्सपैंड होगी, सडनली एक्सपैंड होगी। क्यों एक्सपैंड होगी, तो क्योंकि हमारे पास यहां पे है वैक्यूम। आपको पता है कि गैस वैक्यूम में अगर होगी तो इस पे एक्सटर्नल प्रेशर कुछ भी नहीं होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कुछ भी नहीं लग रहा होगा। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर गैस पे कुछ भी नहीं लग रहा है तो गैस ऑब्वियसली एक्सपैंड ही होगी। गैस को तो कंप्रेस कोई कर नहीं रहा है, कंप्रेस करने के लिए गैस पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर तो लग नहीं रहा, तो इसका मतलब गैस पे कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा है और इस वजह से गैस क्या होगी, फ्रीली एक्सपैंड होगी। नाउ नहीं गैस पे देखो, नहीं गैस पे कोई प्रेशर लगा रहा है तो एक्सटर्नल वर्क क्या हो रहा है, हम कितना वर्क कर रहे हैं गैस पे, जीरो। और नहीं गैस किसी चीज पे प्रेशर लगा रही, क्योंकि गैस किसी चीज पे फोर्स लगाएगी कैसे, कोई चीज तो है ही नहीं वहां पे। तो इसका मतलब वर्क डन बाय द गैस इज ऑल्सो जीरो। तो यहां पे वर्क की जो वैल्यू होगी, द वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन इज जीरो। ध्यान रखिए वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन इज जीरो। नाउ द फ्री एक्सपेंशन टेक्स प्लेस सडनली, तो इसका मतलब यहां पे जो हीट सप्लाई होती है, क्या आप कोई हीट सप्लाई कर रहे हो सिस्टम को, यानी कि गैस को, या फिर गैस कोई हीट सप्लाई कर रही है आपके सराउंडिंग्स में, नहीं कर रही है। तो इसका मतलब यहां पे Q भी क्या है, Q इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। एंड तो नहीं आप हीट सप्लाई कर रहे हो, नहीं आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो सिस्टम पे। तो इसका मतलब डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा यू कितना हो गया हमारे पास, Q कितना है हमारे पास, जीरो, प्लस डब्ल्यू कितना है, जीरो। तो डेल्टा यू भी कितना हो गया, जीरो। तो यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो किसी भी फ्री एक्सपेंशन में डेल्टा यू, क्यू और डब्ल्यू तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये फ्री एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये फ्री एक्सपेंशन होता क्या है। तो इस तरीके से हम फ्री एक्सपेंशन में वर्क Q और डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज इजीली समझ में आ गई होगी कि कैसे हम फ्री एक्सपेंशन में ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प आपके लिए जरूरी है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ लिमिटेशंस हैं, अब हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो लिमिटेशंस हैं क्या। तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, और इसी वजह से आपको थर्मोडायनेमिक्स के कुछ और लॉज की जरूरत पड़ी। द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू नो अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और अबाउट द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ये कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो क्या है। तो हीट
सिस्टम से सराउंडिंग्स में फ्लो होगी, सराउंडिंग से सिस्टम में फ्लो होगी। कितनी हीट सिस्टम से जो सराउंडिंग्स में अगर फ्लो हुई है, सराउंडिंग से सिस्टम में फ्लो हुई है, तो कितनी हीट वर्क में कन्वर्ट होगी, कितनी हीट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ये इस बारे में कुछ नहीं बताता है। इसने इन तीन के बीच में रिलेशनशिप तो दे दी, बट वो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में नहीं बताएगा कि डायरेक्शन जो है हीट फ्लो की वो सिस्टम से सराउंडिंग्स में जाएगी या सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगी, कितनी जाएगी, क्यों जाएगी, उसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता चलता है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये सारी बातें आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में नहीं पता चलती है। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट डज नॉट टेल अस अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ, मतलब ठीक प्रोसेस होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, उसके स्पॉन्टेनिटी के बारे में नहीं बताता है, मतलब वो होगा या नहीं होगा। मान लेते हैं मैंने एक चीज मैथमेटिकली तो मैंने बता दिया कि हमारे पास 20 जूल हमने हीट सप्लाई की, फिर इतना वर्क किया और उससे चेंज इन इंटरनल एनर्जी इतना हो गया। मैथमेटिकली तो करेक्ट है, बट क्या ये फिजिकली पॉसिबल है? तो कोई भी प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, मतलब वो होगा या नहीं होगा, उस प्रोसेस की फिजिबिलिटी के बारे में इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस, कि ये प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है, उसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता हमें। वन मोर थिंग, इट डज नॉट टेल अस व्हाई द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन एंड नॉट इन अदर डायरेक्शन। कोई भी प्रोसेस एक डायरेक्शन में क्यों होता है और वो दूसरी डायरेक्शन में क्यों नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि देखो इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग तो सिर्फ हमारे पास ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, तो इसके अकॉर्डिंग तो आप कुछ भी कर लो, वर्क को हीट में कन्वर्ट कर लो, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर लो, हीट को इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर लो, वर्क को इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर लो। तो किसी भी एनर्जी की फॉर्म को आप किसी भी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन आप खुद देखिए कि क्या ये पॉसिबल होता है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होता है। प्रैक्टिकली अगर आप देखते हो तो जो प्रोसेस होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर। तो आप पेपर को बर्न करते हो, उससे क्या होता है, हीट सप्लाई होती है, कहां, सराउंडिंग्स में, कुछ मेटल भी सप्लाई होता है। लेकिन क्या आप उस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, वो प्रोसेस वापस रिवर्स नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि ये प्रोसेस जो है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है और दूसरी डायरेक्शन में नहीं हो रहा। पेपर बर्न तो हो जा रहा है, हीट सप्लाई कर ले रहे हैं, लेकिन क्या अगर हम हीट सप्लाई करेंगे उस पेपर को तो क्या वो वापस पेपर बन जाएगा? तो ये क्या है, ये हमको इस बारे में नहीं बताता है। और वन मोर थिंग, एक और चीज है आपके पास कि ये आपको ये नहीं बताता है कि ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है कि आप जितने भी हीट सप्लाई करते हो एक सिस्टम को, वो सारी की सारी आप वर्क में क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। तो नहीं ये बताता है कि सारी की सारी हीट को आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में कि अगर हम कुछ हीट सप्लाई करते हैं किसी भी सिस्टम को, तो इट कैन नॉट चेंज ऑल हीट इनटू द वर्क। जितनी भी हीट हम सप्लाई करते हैं उस पूरी की पूरी हीट को ये वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता है कोई भी सिस्टम। क्यों नहीं कर सकता है, नहीं इस बारे में बताता है और नहीं इस चीज के बारे में बताता है कि ये इस एनर्जी को, इस हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो ये सारी की सारी लिमिटेशंस हो गई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास अभी तक यही है कि हमको स्पॉन्टेनिटी का पता नहीं चल पा रहा है कि हमने कह तो दिया कि अगर इतना W होगा, इतना Q होगा तो डेल्टा U की वैल्यू यही होगी, या डेल्टा U की वैल्यू इतनी है, Q इतनी है तो W इतना हो जाएगा। तो मैथमेटिकली तो ये सही है, लेकिन क्या ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं? इस बारे में हमको थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से कुछ भी नहीं पता चलता है। और उसके लिए हमको जरूरत पड़ती है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे ये है, स्पॉन्टेनियस होता है या नहीं होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब कि वो प्रोसेस खुद से होता है या नहीं होता है। कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, कौन सा नहीं होता है, क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, इससे हमको कुछ भी पता नहीं चलता है। फर्स्ट लॉ से हमको ये सारी चीजें पता नहीं चलती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमको बहुत सारी और चीजों के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यही है, ये मैथमेटिकली बताता है हमको कि ये चीज है, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल है या नहीं है वो हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या लिमिटेशंस हैं, और उसके लिए हमको कुछ और वेरिएबल्स, कुछ और चीजों के बारे में जानना पड़ेगा, और तभी मुझे पता चल पाएगा कि प्रैक्टिकली कौन सी चीजें पॉसिबल हैं और कौन सी चीजें पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।